वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। इस वीडियो में आज हम 30 महत्वपूर्ण सिलेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आपके बिहार दरोगा, लेडी कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, बिहार दरोगा का पीटी का एग्जाम होने वाला है, मेंस का एग्जाम होने वाला है, लेडी कांस्टेबल जो महिला लोग भरे हैं फ्रेंड्स उनका एग्जाम होने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप लोग के पास अभी बहुत सारे वैकेंसियाँ हैं फ्रेंड्स। इसके बाद वैकेंसी की स्थिति क्या रहेगी इसके बारे में आप लोग सभी जान रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग पूरी ताकत से तैयारी में जुट जाएं फ्रेंड्स। मैं आपको प्रत्येक दिन सिलेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जो एग्जाम जिस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपको शुष्का छिकोप, जिसे अंग्रेजी में जेरोपाथाल्मिया कहा जाता है, तो शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन के कमी से होता है। देखिए ये भी सभी प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में फ्रेंड्स, इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। तो गेस करें, शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। देखिए शुष्का छिकोप रोग है जो फ्रेंड्स इस क्या होता है, ये आँख से संबंधित रोग है। जब ये शुष्का छिकोप रोग हो जाता है तो क्या होता है, आँखों से आंसू का स्राव रुकता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, शुष्का छिकोप है जो आँख से संबंधित बीमारी है और विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है फ्रेंड्स कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल क्षय, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मरासमस कहा जाता है। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मरासमस रोग होता है। तो देखिए इस तरह से प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स एग्जाम में कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बाल क्षय, याद रखिएगा। या तो प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मरासमस रोग होता है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखें। सवाल नंबर 3 आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होगा। तो जी का, स्मॉल जी का मान सबसे अधिक कहाँ होगा, गेस करें फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक के कैंप पे अधिक होगा। देखिए जो जी का, स्मॉल जी का मान है जो फ्रेंड्स आपका भूमध्य रेखा पर कम होता है और ध्रुव पर अधिक होता है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ दिया हुआ है फ्रेंड्स अंटार्कटिका के कैंप में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखें। सवाल नंबर 4 है फ्रेंड्स कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। चिनिया बीमारी किससे होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए में है लीवर, बी में पैनक्रियाज, सी में किडनी और डी में हृदय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि। क्योंकि फ्रेंड्स इंसुलिन का स्राव है जो होता है जो अग्नाशय ग्रंथि से होता है और इंसुलिन की कमी से ही आपका मधुमेह रोग होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो पैनक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि है वो अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों तरह की ग्रंथि है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से 4 ऑप्शन दिया रहेगा फ्रेंड्स कि कौन सा ग्रंथि है जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों है। तो पैनक्रियाज ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि आइसोबार लाइन निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है। तो आइसोबार लाइन है जो किसको प्रदर्शित करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान वायुमंडलीय दाब को। आइसोबार लाइन किसको, जिसको हिंदी में समदाब रेखा भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइसोबार लाइन है जो समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करता है। सवाल नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 6 को देखें कि डॉक्टर नॉर्मन, ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के निवासी थे। सभी जानते हैं फ्रेंड्स, इनका नाम सुने होंगे। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में क्या, हरित क्रांति के जन्मदाता भी कहा जाता है। तो ये कहाँ के निवासी थे फ्रेंड्स। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के निवासी थे। नोट्स में देखिए यहाँ लिखा हुआ फ्रेंड्स कि डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। अगर भारत में पूछा जाए कि हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो इस स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है, लेकिन विश्व में अगर जो पूछा जाए तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है जो कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के निवासी थे। तो प्रश्न यही पूछा जा रहा था। तो सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। चलिए सवाल नंबर 7 को देखें फ्रेंड्स
कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। छुआछूत जिसे अस्पृश्यता भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 है जो छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 8 आपका है कि आयोडीन टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ फ्रेंड्स, एक भी प्रश्न को स्किप न करें, सभी प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा हुआ है, इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, इसलिए सभी का रिवीजन कर लें और जो नहीं याद है उसे याद कर लें। तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग आपको किसकी उपस्थिति जांच के लिए होता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की गई है, इसकी गणना की जाती है। बहुत ही वीवीआई सवाल है। तो देखिए सभी को पता है फ्रेंड्स कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि जो 5 वर्ष की होती है, तो इसका जो निर्धारण कब से की जाती है? तो सवाल नंबर 9 का है जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ध्यान रखिए कब से? तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से जोड़ा जाता है। सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, यानी कि कुल वैध मतों का कितना नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, तो वो अब जमानत राशि भी खो देगा। तो जो सवाल नंबर 10 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 से कम मत प्राप्त होता है तो वो क्या है, उनकी जमानत की राशि भी जब्त कर ली जाती है। ध्यान रखिए कितना, 1/6। सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल देख लें। देखिए 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था। ये भी जगह का नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। कहाँ, तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने, बोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ हुआ था प्रथम अधिवेशन, तो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था और जगह का नाम भी इसमें आप लोग का देख लिए। सवाल नंबर 12 को देखें कि एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा के होना चाहिए। विपक्ष में कब बैठ सकता है कोई भी पार्टी फ्रेंड्स, कितने उनको सांसद उनके पास होना चाहिए। तो जो सवाल नंबर आपका 12 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल सदस्यों के 10वें भाग। ठीक है, कुल सदस्यों के 10वें भाग अगर उनके पास है तो वो विपक्ष के रूप में बैठ सकते हैं। सवाल नंबर 13 को देखें। सवाल नंबर 13 आपका है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब कराए गए थे। महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो भारत में जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार आम चुनाव 1952 ईस्वी में कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14 को देखें कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना 2 युद्ध और अनावृष्टि के कारण प्रभावित हुई थी, यानी उस समय सुखाड़ भी हुआ था फ्रेंड्स। तो उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था जिसमें 2 युद्ध भी हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 14 का बी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है फ्रेंड्स, उस समय आपको 1962 ईस्वी में चीन से और 65 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, और उसी समय आपका सुखाड़ भी पड़ा था। तो ध्यान रखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो देखिए इस टाइप का भी प्रश्न आपको पूछा जाता है फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 15 को देखें कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए बिहार में जो किसान सभा की स्थापना किसने किए थे, तो सहजानंद सरस्वती ने किए थे। कब किए थे फ्रेंड्स, ये भी देख लें कि बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा कब 1929 ईस्वी में की गई थी। तो ये डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, किसान सभा की स्थापना किसने, सहजानंद सरस्वती ने, कब 1929 ईस्वी में। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है फ्रेंड्स, गेस करिए। ऑप्शन ए में शोभा सिंह है, खुशवंत सिंह है, मुल्क राज आनंद या अबुल कलाम आज़ाद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खुशवंत सिंह ने लिखे हैं ट्रेन टू पाकिस्तान। सवाल नंबर 17 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी शिक्षा पर भारत में जोर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार ये पूछा गया है। तो देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा
लाने का और प्रचार करने पर सबसे ज़्यादा जोर किसने दिया था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। और लॉर्ड मैकाले की सिफारिश पे ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा को भारत में अनिवार्य कर दिया था। तो याद रखिए फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है निम्न से किसने अंग्रेजी शिक्षा पर भारत में जोर दिया था? तो ऑप्शन के अनुसार से आपका लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। इसने सिफारिश किया था फ्रेंड्स और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इसको अनिवार्य लागू किया था। तो सवाल नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 18 देखें। सवाल नंबर 18 आपके सामने है फ्रेंड्स कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो देखिए बिहार की कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन नदी का जो उद्गम स्थल है जो कहाँ है? तो अमरकंटक है। सवाल नंबर 19 को देखते हैं। सवाल नंबर 19 है महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच पुणे संधि कब की गई थी? पूछा जाता है फ्रेंड्स पूना पैक्ट यानी पुणे संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था पुणे संधि। और कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1932 में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 20 को देखते हैं कि संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। गेस करें, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, विषुवतीय क्षेत्र में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में या ध्रुवीय क्षेत्र में? तो आपका देखिए जो संवहनीय वर्षा होती है फ्रेंड्स आपका वो होती है जो विषुवतीय क्षेत्र में अधिक होती है। तो संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? तो विषुवतीय क्षेत्र में होती है। सवाल नंबर 21 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक जीवंत समुदाय और उसका पर्यावरण को मिलाकर करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। सवाल नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 22 को देखें। सवाल नंबर 22 है कि कौन सा कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन का एक सक्रिय स्थल है? तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। आपको राइबोसोम है जो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र कहा जाता है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है फ्रेंड्स। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 निम्न में से कौन वाहन प्रदूषक नहीं है? तो ऑप्शन ए में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड। फ्रेंड्स आपका ए भी है फ्रेंड्स, ए भी है और ये भी है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें से कौन सा वाहन प्रदूषक नहीं है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है जो वाहन प्रदूषक नहीं है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि गैस में ध्वनि का वेग निर्भर करता है माध्यम से, यानी किसके माध्यम पर ये निर्भर करता है? इस टाइप का सवाल अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में फ्रेंड्स। तो गैस में ध्वनि का वेग निर्भर करता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप और आर्द्रता पर। सॉरी, गैस में ध्वनि का वेग निर्भर करता है माध्यम के, तो ताप और आर्द्रता के माध्यम पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 25 को देखें। वेदांक की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में 4, बी में 10, सी में 9 और डी में 6। तो वेदांक की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो वेदांक की कुल संख्या है 6 है। देखिए वेदांक की रचना क्यों की गई थी? तो फ्रेंड्स आपका वेद को अच्छी तरह से समझने के लिए ही वेदांक की रचना की गई थी। और इसकी संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन कौन सा है 6 फ्रेंड्स वो भी देख लीजिए। यही 6 है जो आपका वेदांग है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष एवं छंद, ये सभी है जो कितना 6 है जो यही वेदांग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब वेदांग की स्थापना क्यों की गई थी, क्यों इसकी रचना की गई थी? तो वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए। सवाल नंबर 26 को देखें कि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स गुरु अंगद और गुरु अर्जुन देव में। तो इसका मैं ट्रिक बता देता हूं फ्रेंड्स, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कभी नहीं। तो गेस करें पहले कि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद को। देखिए इस तरह से याद रखिए, अंगद यानी आगाज, यानी गुरुमुखी लिपि का आगाज किसने किया था? आगाज मतलब क्या होता है? शुरुआत होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो इस तरह से याद रखिएगा। तो गुरुमुखी लिपि का आगाज किसने किया था, यानी शुरुआत किसने किया था, विकसित किसने किया था? तो गुरु अंगद। इस तरह से याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। अब जब भी प्रश्न कोई पूछेगा फ्रेंड्स गुरुमुखी का विकसित किसने किया था, यानी आगाज किसने किया था, तो अ से आगाज, अ से अंगद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखें कि राज्य में मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, कितना बार एग्जाम में रिपीट हुआ कह नहीं सकते हैं। तो राज्य में जो मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है फ्रेंड्स किसके? तो राज्य विधानमंडल के
सदनों के प्रति, यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक हुआ फ्रेंड्स, संसद के प्रति, राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधानसभा के प्रति। जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिपरिषद है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह से राज्य में मंत्रिपरिषद है जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सवाल नंबर 28 को देखिए। सवाल नंबर 28 है कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स। तो देखिए, प्राक्कलन समिति है जो संसद की आपका लोकसभा सदन की समिति है। आपका जो प्राक्कलन समिति है फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। वो संख्या भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ फ्रेंड्स, याद रख लिया। हमेशा पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। जो लोक लेखा समिति होता है फ्रेंड्स, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य जो राज्यसभा के होते हैं। तो देखिए, प्रश्न बहुत तरह से घुमा करके भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। कभी कभी पूछा जाता है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, लेकिन अभी इसमें देखिए किस तरह से पूछा था कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है, तो लोकसभा के सदन की समिति है। संख्या इसकी कितनी होती है इसमें? तो 30 होती है। चलिए, उसके साथ साथ आपका लोक लेखा समिति का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सवाल नंबर 29 को देखिए। निम्न में से किसके द्वारा मृदानी मिट्टी की लवणता मापी जाती है? तो देखिए, मृदानी मिट्टी की लवणता मापी जाती है फ्रेंड्स आपका चालकता मापी से। याद रखिएगा, किससे? तो चालकता मापी से मृदा की लवणता मापी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है। स्थानीय सरकार का मामला कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, स्वच्छता भी है, लोक उपयोगी सेवाएं ये भी है, कानून और व्यवस्था है, जो स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है आपको। निम्न में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानून और व्यवस्था। बाकी ये 3 है जो है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए, जो लेडी कांस्टेबल महिला लोग जो भरे हैं फ्रेंड्स, उनके लिए भी मैं रेगुलर प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा फ्रेंड्स। साथ साथ बिहार दरोगा और आरआरबी एनटीपीसी मैं जो भी वीडियो लाऊंगा फ्रेंड्स, उसमें सभी सिलेक्टिव प्रश्न रहेंगे और सभी प्रश्न है जो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए सभी प्रश्न को जरूर याद करते चले फ्रेंड्स। और मैं फ्रेंड्स वेबसाइट पे भी काम कर रहा हूँ, उस पर आपको मैं 1 महीना में फ्रेंड्स बहुत सारा सिलेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। अभी भी उस पर बहुत सारा मटेरियल है फ्रेंड्स, तो वेबसाइट पर जाकर के भी आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका लिंक फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।